Hello students. In today's video, we will learn the first part of the chapter 1, How, When and Where from your NCERT history book. Before this, I want to tell you a thing that a person without the knowledge of their past, history, origin and culture is like a tree without roots. यानी कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको अपने पास्ट के अपने इतिहास के बारे में नहीं पता, अपने ओरिजिन के बारे में नहीं पता, अपनी उत्पत्ति के बारे में नहीं पता, अपने कल्चर अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता, तो वो व्यक्ति एक ऐसे पेड़ के समान है जिसकी जड़ें नहीं हैं। कहने का मतलब इतना है कि हिस्ट्री ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना ही आपको इसको एक सब्जेक्ट समझ के पढ़ना है। हिस्ट्री आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि दिस इज अबाउट व्हाट यू आर, क्योंकि ये दिस इज रिलेटेड टू यू, दिस इज रिलेटेड टू योर कंट्री। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउ, व्हेन एंड वेयर. Our first topic is how important are dates. Students, there was a time when historians were only concerned about dates. This was the reason that most of the people find history learning difficult because it was all about memorizing the dates. But actually, history is completely about the changes that took place over the time. Histories completely rely on the curiosity of people, but we usually take things for granted because most of the things we see around us are there from a long time. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को। है क्या कि पुराने टाइम से आपने सुना होगा लोगों को कि हमको हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे ईयर्स को, डेट्स को याद करना पड़ता है। So any date or any number is not important until something good or bad has not happened in time. और है क्या कि कभी कभी हम क्योंकि अपनी आज की लाइफ में जो चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं वो बहुत लंबे समय से हमारे चारों तरफ हैं, इसलिए हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता उन चीज़ों के एग्जिस्टेंस का, और ना हमारे मन में ये क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर लोग चाय पी रहे हैं तो चाय की इन्वेंशन इंडिया में कब हुई थी, कब लोगों ने चाय पीना शुरू किया था। या फिर अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि कब ट्रेन पहली बार बनी होगी, कब ट्रेन ने चलना शुरू किया होगा, क्या हिस्ट्री रही होगी इन चीज़ों के पीछे। तो है क्या, क्योंकि ओवर द टाइम हम हैबिचुअल हो जाते हैं इन सारी चीज़ों के जो हमारे चारों तरफ हैं। सो हिस्ट्री इज कम्प्लीटली रिलाई ऑन द क्यूरियोसिटी ऑफ पीपल, लोगों की इच्छाओं पर, मतलब क्वेश्चंस करने की उनकी जो हैबिट है उस पर निर्भर करती है, उस पर रिलाई करती है पूरी तरीके से हिस्ट्री। बट वी यूजुअली टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी सी अराउंड अस दे आर देयर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से हम उन चीज़ों को अपने अराउंड देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं। लाइक who have time to even think about that when did people started drinking tea or how people got to know about things before newspaper। मतलब किसके पास इतना टाइम है कि ये बैठ के सोचेगा कि जब न्यूज़पेपर नहीं थे तो लोगों को इन्फॉर्मेशंस के बारे में, आसपास की खबरों के बारे में कैसे पता चलता था। सो not in every information is concerned about the dates and time. Time is just about any date or month. अगर हम सिर्फ टाइम की बात करें तो टाइम का मतलब बस इतना है, कोई डेट, कोई ईयर। आई मीन हु नो व्हाट इज द पर्टिकुलर डेट व्हेन इंडियन स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी। कौन पता लगा सकता है इस चीज को कि वो पर्टिकुलर डेट कौन सी थी, कौन सी वो तारीख थी जब से इंडियंस ने चाय पीना शुरू किया। या व्हेन इंडियन स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी, और विच इज द डेट व्हेन ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया, और व्हेन द चेंजेस टुक प्लेस इन इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी। कौन पता लगा सकता है कि वो पर्टिकुलर डेट कौन सी थी जब इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया की इकोनॉमी चेंज होना शुरू हुई। वी कैन ओनली गेस, हम बस अनुमान लगा सकते हैं अबाउट दैट स्पैन ऑफ टाइम, और अप्रोक्सीमेटिवली वी कैन टेल अबाउट द पीरियड व्हेन पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। हम डेट एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, हम बस एक अप्रोक्सीमेट टाइम को गैस कर सकते हैं कि शायद वो टाइम रहा होगा, वो सन रही होगी जब इस पर्टिकुलर चेंज जो है वो दिखना शुरू हुआ होगा। बट यस, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी बैटल, जब हम किसी युद्ध के बारे में बात करते हैं, और अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, और व्हेन अ किंग वाज क्राउन्ड फॉर सच इवेंट्स, डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। अगर किसी किंग की बात कर रहे हैं
क्या पॉलिसीज उसने कब बनाई थी, या फिर वो उसको क्राउन कब उसने पहना था, कौन सी बैटल उसने लड़ी थी, तो इन चीजों को हम डेट से डिटरमाइन कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट्स, हाउ वी कैन से दैट पर्टिकुलर डेट इज इम्पोर्टेंट। कैसे कह सकते हैं हम कि वो कोई भी फलाना डेट है तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो एनी डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट until something important has not happened on that date. मान लीजिए अगर हम टेक द एग्जाम्पल ऑफ 15th अगस्त और 26 जनवरी, इन डेट से हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं। बट अगर हम किसी और डेट की बात करें, मान लीजिए 1st of अगस्त, इस डेट की बात करें, तो इससे हमारे माइंड में कोई और चीज नहीं आती है। अब मेरे माइंड में आता है मेरा बर्थडे, बट और किसी के माइंड में कोई और चीज इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमारे लिए शायद डेट की वो इम्पोर्टेंस तभी तक है जब तक उस पर्टिकुलर डेट पर कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट ना हुआ हो। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ ए डेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंस यानी कि मतलब महत्व उस डेट का जो है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। So the significance of a date varies according to the purpose for which they written. किसी भी डेट को जो लिखा गया है उसका महत्व वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट है पर्पस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री हिस्टोरियंस रिटन, फॉर एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने हिस्ट्री लिखी है, द इम्पोर्टेंट डेट्स वर फ्रॉम व्हेन रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल Warren Hastings started and ended with the last viceroy Lord Mountbatten. अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें, जिन्होंने अपने यहाँ पर जब जो गवर्नर जनरल इंडिया में बने थे आके उन्होंने उन सब के बारे में जो लिखा है, तो उन्होंने बस उन्हीं से कनेक्टेड चीजों को उस समय की लिखा है। अगर आप मान लीजिए उनकी बुक उठाकर देख लीजिए तो उसमें सिर्फ जो गवर्नर जनरल थे, मान लीजिए वॉरेन हेस्टिंग्स से जो राज्य स्टार्ट हुआ था और जो खत्म हुआ था, लास्ट जो गवर्नर जनरल थे इंडिया में उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, तो उनकी जो बुक्स है, उनका जो हिस्ट्री है, उसमें बस इन्हीं लोगों के बारे में तब से लेकर अब लास्ट जो इनके वॉइसराय थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे, वहां तक जितनी जो चेंजेस हुए थे उनके बारे में सिर्फ लिखा होगा। वहां पर कोई भी हम लोगों के बारे में, हम लोगों की इंडियंस की उस समय के क्या लाइफ रही होगी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया होगा। सो द बुक्स दैट टेल्स अबाउट द एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन अ वे लाइक नथिंग अदर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। उनकी ये जो बुक्स होती हैं, बुक्स हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस की, जिसमें उन्होंने अपने गवर्नर जनरल्स के बारे में बताया है, तो वहां पर इन चीजों को इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए और किसी चीज को समझना इम्पोर्टेंट है ही नहीं उन चीजों के अलावा जो उन्होंने अपनी उस हिस्ट्री में, हिस्टोरियन बुक में लिखी हैं। एक्चुअली when we write about the history we divide it into chapters। जब भी कभी हम हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे हम हमेशा हिस्ट्री को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। by using this way of writing writers only focuses on the lives of those about whom they wrote। ऐसे में क्या होता है कि राइटर्स जो होते हैं वो बस उतने ही लोगों की लाइफ के बारे में फोकस करते हैं जिनके बारे में उन्होंने अपनी उस बुक में लिखा होता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी लाइफ पर एक बुक लिखती हूँ तो उस बुक में मैं अपनी लाइफ से जुड़े सारे नंबर्स लिखूंगी, यानी कि कब कौन सी डेट में मैं पैदा हुई, कौन सी ईयर में मैंने कौन सी एजुकेशन ली, या फिर कौन सी ईयर में मेरी शादी हुई, इन सब चीजों के बारे में लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल इन द बुक अबाउट ब्रिटिश गवर्नर्स द स्टोरीज ऑफ इंडियन विल नॉट फिट। मान लीजिए कि ब्रिटिश गवर्नर्स की बुक के बारे में जब बुक लिखी जा रही है वहां पर अगर इंडियंस की स्टोरी को लगा दिया जाए तो वो फिट नहीं होगी वहां पर। अब क्या है, अब क्वेश्चन आता है एक दिमाग में, वाई डू वी पीरियडाइज या हाउ डू वी पीरियडाइज, जैसे आपका ये हेडिंग इसमें अगला दे रखा है। सो इन 1817 जेम्स मिल एक थे जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, एक पॉलिटिकल भी थे, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश की जो बुक 3 वॉल्यूम्स वर्क था इनका। जो बुक का नाम था वो था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ही डिवाइडेड द बुक इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया। बेसिकली
था क्या कि इस बुक में इन्होंने उन चीजों को बताने की कोशिश की गई थी। इन्होंने अपनी बुक में, जेम्स मिल ने, स्कॉटलैंड से आए थे, स्कॉटिश थे ये, इन्होंने अपनी बुक में बस इतना बताने की कोशिश की थी कि जब इंडिया में हिंदू शासक थे, उसके बाद मुस्लिम शासक आए और इसके बाद ब्रिटिशर्स का रूल आया, तो उन तीनों पहलुओं को, उस समय के इंडियंस की कंडीशंस को, जो सराउंडिंग्स थी, उनको इन्होंने अपनी इस बुक में, 3 वॉल्यूम बुक में बताया है। 3 वॉल्यूम यानी कि 3 बुक्स होंगी। सो दिस periodization in the book of Mill told about the Indian condition when Hindus were rulers or when Muslims were rulers or when Britishers were ruling India. A question comes in our mind that what is the need to divide history into different parts. आप सोचोगे कि जरूरत क्या है हिस्ट्री को different parts में डिवाइड करने की. So I think the reason for this is to capture the characteristics of a time and its features into one part and others in different part. इसलिए पेरियोडाइज करना जरूरी होता है हिस्ट्री को कि मान लीजिए कि हम अगर अपनी एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो आप अपनी बुक उठा के देख लो 6th क्लास की, वहां पर बस हम लोगों के ओरिजिन के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे जो थे अर्ली ह्यूमन रहा करते थे, कैसे आग की खोज हुई, किस तरीके से उन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू किया, इन सब चीजों के बारे में सिर्फ बताया हुआ है. फिर हमने पढ़ा था 7th क्लास में मिडिवल हिस्ट्री, जहां पर सिर्फ रूलर्स, शासक, इन सब के बारे में बताया गया था. और अब हम पढ़ेंगे 8th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमें ये बताएगा उस समय के बारे में जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था. तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज करना, पीरियोडाइजेशन करना, इसलिए क्योंकि एक पार्ट में एक ही तरीके की, जब हम पीरियोडाइज करेंगे, कैरेक्टराइज, तो ऐसे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो फीचर्स हैं उनको ध्यान में रखकर उनको एक पार्ट में कर दिया जाता है और दूसरों को दूसरे पार्ट में, थर्ड को थर्ड पार्ट में कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आवर इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. हमें पता है एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. अब था क्या कि अंडर दिस कैटेगरी वी कैन फाइंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट आर कंप्लीटली सिमिलर. हम समझ सकते हैं इस चीज को कि किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं इस चीज को और समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो कंप्लीटली सिमिलर होते हैं, जो एक कैटेगरी में होते हैं. लाइक एंशियंट हिस्ट्री में वो समय बताया गया है जब इतिहास लगभग एक जैसा था, एंड इफ वी विल सी मिडिवल हिस्ट्री, वहां भी इतिहास एक जैसा था. और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे तब भी हमें लगेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में सब कुछ एक जैसा ही दिखाने की कोशिश की गई है. वी कैटेगराइज द इंडियन हिस्ट्री to get an idea about the past and to know about the changes from one period to the next. जब हम इंडियन हिस्ट्री को कैटेगराइज करते हैं तो हम इस चीज को समझने के लिए इसको कैटेगराइज करते हैं कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक, दूसरे पीरियडाइजेशन तक क्या क्या चेंजेस आए हैं. मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर अनसिविलाइज्ड. मतलब हमको सलीका नहीं था जिंदगी जीने का. मिल का ये मानना था, जेम्स मिल जिन्होंने 1817 में बुक लिखी थी, उनका ये मानना था कि जो भी एशियन सोसाइटीज हैं, जिनमें हमारा इंडिया भी आता है, उनको वो कंप्लीटली अनसिविलाइज्ड हैं, उनको जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं है, उनके अंदर सभ्यता की कमी है. सो इन हिज बुक ही रोट दैट यूरोपियन कंट्रीज वर स्टिल more civilized than Asian societies. According to Mill, the rulers of India before Britishers, whether they are Hindu or Muslim, they all were like despots. था क्या कि मिल का ये मानना था कि जो भी रूलर्स थे, शासक थे ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले, चाहे वो हिंदू हो, हिंदू शासक हो, चाहे वो मुस्लिम शासक हो, वो सब के सब डेस्पोट्स थे, यानी कि एक तानाशाह की तरह थे, मतलब अपनी ही चलाया करते थे. तो वहां इंडिया में क्या था बेटा कि रिलीजियस इंटॉलरेंस था. काफी हद तक इनकी जो बातें हैं वो सही भी हैं, लेकिन हाँ, जेम्स मिल ने अपनी इस बुक में चीजों को बहुत हाइपोथेटिक करके बताया हुआ है, बहुत हाइपर करके बताया हुआ है. तो था कि रिलीजियस इंटॉलरेंस था, यानी कि धर्म को लेकर लोगों के आपस में लड़ाई झगड़ा था, कास्ट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, और सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा थे. सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, पुरानी कुरीतियां जो थी वो बहुत ज्यादा थी. था क्या कि मिल ने सोचा that British can civilize India and make the life of Indian better. According to Mill, कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे जो इंडिया को
बेटर बना सकते थे और इंडियंस को सिविलाइज कर सकते थे। इन्होंने अपनी ये बुक उस समय लिखी है जब इंडिया में, पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन नहीं था। कई जगह जो थी वो अभी भी ब्रिटिशर्स की पहुंच से दूर थी। इनका ये मानना था अपनी बुक में कि ब्रिटिशर्स को पूरा इंडिया कैप्चर कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पूरे इंडिया को ये सभ्यता दें, तमीज सिखाएं। लेकिन बहुत हाइपोथेटिकली इन्होंने चीज़ों को बताया हुआ है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, जब भी कोई राइटर चीज़ों को लिखता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ पूरी तरीके से सही भी हो, थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर भी राइटर्स लिखा करते हैं। सो ब्रिटिशर्स, अकॉर्डिंग टू मिल, ब्रिटिशर्स कैन इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स एंड डिफरेंट लॉज इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू मिल, इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। मिल का यह मानना था कि इंडिया जो है उसमें कभी विकास हो ही नहीं पाएगा जब तक कि ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प नहीं करेंगे। जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अगर आप उस समय की वास्तविकता को अगर जब देखेंगे, चाहे आप जो भी मूवीज भी देखते हैं अगर आप, तो हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो रियलिटी हमारे पूर्वजों ने जी है उनसे रिलेटेड ही। बहुत बुरी कंडीशन थी उस टाइम इंडियंस की। बट इन टूडेज टाइम वी कैन नॉट एक्सेप्ट सच कॉन्सेप्शन। अगर आप सोचिए कि अगर आप मिल की इस बात से, मुझे पता है आप में से कोई भी सहमत नहीं होगा मिल की इस बात से, अगर हम आज के टाइम में देखें तो हम इन कॉन्सेप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। व्हाट मिल रोट इन हिज बुक, इन टूडेज टाइम वी कैन नॉट रिफर आवर हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम हिस्ट्री, एंड वाई शुड वी कैटेगराइज आवर हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ दैट टाइम। हम अगर आज के टाइम में सोचे तो हम अपनी हिस्ट्री को इस तरीके से कैटेगराइज बिल्कुल नहीं कर सकते जैसे मिल ने अपनी बुक में की थी कि हिंदूज की अलग हिस्ट्री या मुस्लिम्स की अलग हिस्ट्री। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि और हम करेंगे भी क्यों? किसी रिलीजन के बेस पर हम अपनी इंडियन हिस्ट्री को कैटेगराइज क्यों करेंगे? सो मिल्स कैटेगराइजेशन वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। सो फॉर मूविंग फॉरवर्ड, historians periodize and divide history according to historians. उन्होंने क्या किया, हिस्टोरियंस ने वेस्ट से उठाया इस चीज को कि कैसे वेस्ट के लोगों ने कैटेगराइज किया है। दे नेम्ड देयर हिस्ट्री लाइक एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, बट देयर वर आल्सो सम प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, हिस्टोरियंस ऑफ वेस्ट यूज मॉडर्न हिस्ट्री टू डिस्क्राइब अबाउट द साइंस, रीजन्स, डेमोक्रेसी, liberty and equality, but in Indian modern history we only study about British rule over India। यानी कि वेस्ट के जो लोगों ने अपना ये जो कैटेगराइजेशन किया था एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री का, तो इनकी मॉडर्न हिस्ट्री में इन्होंने सिर्फ इन चीज़ों को रखा है जैसे कि साइंस, रीजन्स, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन चीज़ों को रखा है। लेकिन हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल को बताने की कोशिश की गई। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश का जो रूल था इंडिया पर, उन चीजों को दिखाया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेरी सून आई विल अपलोड द सेकेंड पार्ट of this chapter. Till then, take care. Bye.